हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखो ये क्या होता है ना कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है एसी कमरे में बैठने की, कूलर के अंदर बैठ के फ़ोन चलाने की, सुबह जल्दी ना उठने की, ठंड है तो रजाई के अंदर घुसे रहने की। ये सारी चीज़ें क्या हमारा कंफर्ट जोन है, हम इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें इससे बाहर कभी ना कभी तो निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, टाइम रहते निकलें तो जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि वक्त निकल जाने के बाद में अगर हम इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता, राइट। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो अपनी सारी कंफर्ट वाली चीज़ों को त्याग के हार्डशिप्स को अपनाना पड़ेगा, हार्डवर्क को अपनाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. Last week, the Chief of India's Insurance Sector Regulator unveiled a fresh blueprint to cover a larger portion of population against risks of adverse shocks, with an eye on ensuring everyone by 2047. अब पिछले हफ्ते क्या हुआ, इंडिया का जो चीफ इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर है, कौन है? IRDAI। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक नया ब्लूप्रिंट अनवेल किया, यानी कि ब्लूप्रिंट जो है तैयार करके सामने रखा, जिसमें क्या किया गया है, टू कवर लार्जर, जिसमें हमारी जनता का ज़्यादातर हिस्सा जो है उसको कवर किया जाएगा। किसके अगेंस्ट में? कोई भी रिस्क हो एडवर्स शॉक का, यानी कि कोई भी दुखद घटना का, कोई भी ऐसा शॉकिंग सा इंसिडेंट हो, उसका जो एडवर्स इफेक्ट हो। क्या होता है एडवर्स इफेक्ट? अगर सपोज करो हमारी फैमिली में कोई एक अर्निंग मेंबर है और ऑल ऑफ अ सडन उसकी डेथ हो जाती है, या कोई पैरालिसिस अटैक हो जाता है, कुछ भी XYZ सिचुएशन हो जाती है जिससे वो अर्न नहीं कर पाए, तो क्या एडवर्स होगा? वो एक शॉक है। सबसे ज़्यादा एडवर्स होगा कि फैमिली का अर्निंग कौन करेगा, राइट? कौन मेडिकल एक्सपेंसेस कैसे उठाए जाएंगे, बाकी लोगों की डिपेंडेंसी अब किसके ऊपर जाएगी, कैसे करेंगे मैनेज, राइट? तो वही चीज़ कहने की कोशिश की गई कि अब हम लार्जर सेक्शन को इंश्योर करने की, यानी कि इंश्योरेंस के अंदर में लेकर आने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा मुख्य प्राथमिकता क्या है, विद एन आई ऑन, यानी कि हमारा जो नज़र है वो किसके ऊपर है कि हम प्रत्येक हिंदुस्तानी को 2047 तक इंश्योरेंस के अंडर में ले आएंगे, यानी कि सबका इंश्योरेंस होगा 2047 तक। अब जैसे आधार कार्ड मैंडेटरी है ना, फिर हो सकता है कि इंश्योरेंस करवाना भी मैंडेटरी एक काम हो जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उनका इरादा ये नहीं कि आपको मैंडेटरी करके वो चीज़ करवाई जाए। उनका इरादा है कि आपको अपने ज्ञान से, सूझबूझ से इसको लेना चाहिए। ठीक है, द लिंचपिन ऑफ दिस UPI लाइक मूवमेंट being pursued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI to bridge the country's huge protection gaps is emphasized to be a simple all-in-one insurance policy। बोल रहे ये जो UPI लाइक, यानी कि जब UPI आया था तो क्या था, एक मोमेंट चला था, लोग UPI को ऐसे थोड़ी कि हर कोई प्रेफरेंस देता था, या अभी भी हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो लोग तो UPI को प्रेफरेंस नहीं देते, वो तो कैश में ही काम करना चाहते हैं, राइट? तो UPI लाइक की एक मूवमेंट है, ठीक है, जिसमें क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो परस्यू कर, उसके द्वारा ये की जा रही है, उसके द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। और किसके लिए चलाई जा रही है? ताकि जो हमारे देश में प्रोटेक्शन गैप है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन गैप है। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में? कोई भी एडवर्सिटी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन जो है उसका ये जो गैप है, इज एनवाइसेज टू बी अ सिंपल ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी। वो एक सिंपल और सभी में एक, मतलब सभी समस्याओं का एक समाधान, ठीक है, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे उनको मिले। ठीक है, अब हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे पास एक ही सोल्यूशन होता है, मम्मा मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, राइट? मम्मा ये कहाँ है, मम्मा वो कहाँ है, खाने में क्या बनाए। वैसे ही एक इन सभी समस्याओं का एक समाधान, एक महा पॉलिसी हम लेकर आए। ठीक है, दिस बंडल्ड
बीमा विस्तार स्कीम। और इससे क्या बना, इससे हमारे पास एक नई चीज निकल कर आई सामने, वो है बीमा विस्तार स्कीम बीइंग वर्कड आउट विद लाइफ एंड जनरल इंश्योरर्स। और इसमें किस किस का समावेश होगा, जो लाइफ इंश्योरर्स हैं उनका भी और जो जनरल इंश्योरर्स हैं उनका भी, ठीक है। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपकी कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी है, कोई कार इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, जो भी अलग अलग तरह की एजुकेशन, फ्यूचर, जो भी पॉलिसीज होती हैं वो सब इसमें समावेशित होंगे, ठीक है। वुड प्रोवाइड हाउस होल्ड्स विद एक्सपीडिशियस मॉनेटरी सपोर्ट इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज, एक्सीडेंट्स, थेफ्ट्स और अ डेथ इन फैमिली। बोल रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे हर एक घर को, जो भी हमारे घर लोग हैं, घरों के बाकी जो रेजिडेंट्स हैं, सपोज करो एक किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हुआ तो उस घर के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको एक्सपीडिशियस यानी कि बहुत ही फास्ट मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी पैसे का सपोर्ट मिलेगा इन केस ऑफ किस किस चीज़ों में, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तब, कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तब, कोई चोरी हो जाती है तब, या फिर परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तब। इन सभी मसलों पे उनको बहुत ही तेज मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। With awareness about the benefits of insurance still quite low। तो आपको पता है हिंदुस्तान में अभी भी इंश्योरेंस के लिए कि हमारे पास क्या बेनिफिट्स होते हैं इंश्योरेंस के, उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। उसके दो कुछ और भी रीज़न है। एक रीज़न ये भी है कि लोगों ने इंश्योरेंस सेक्टर में फ्रॉड भी बहुत झेले हैं और किए हैं, ठीक है। तो इसलिए अब लोगों का विश्वास भी नहीं आता है इंश्योरेंस के ऊपर इतना। और जो उनके कुछ क्लॉजेज, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हिडन रखे जाते हैं ना, मतलब हर एक चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी जाती और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हिडन रखे जाते हैं, तो उससे भी लोग अभी उनसे किनारा ही करते हैं कि इससे बढ़िया तो हम RD FD चला लेंगे, है ना, लेकिन इंश्योरेंस नहीं कराना। प्रीमियम भी दो और फिर उनके किंतु परंतु जब ज़रूरत होती है तब उनके किंतु परंतु हो जाते हैं, राइट। तो जैसे अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी है तो हर एक हॉस्पिटल उसके अंडर में कवर नहीं होता, राइट। और अगर सपोज करो आप किसी ऐसे रिमोट लोकेशन पे हैं, सपोज करो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी बाहर शहरों में ली थी, ठीक है, लेकिन अब किसी कारणवश आप कहीं अपने विलेज एरिया में, रूरल एरिया में हैं, तो वहाँ से आप 10-12 घंटे का सफ़र करके, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए मेडिकल आपके साथ में, तो आप वहाँ से 10-12 घंटे का सफ़र करके उस शहर तो नहीं पहुँचेंगे पहले, कि पहले मैं उस शहर पहुँचूंगा या फिर पहले मैं अपने आसपास में वो हॉस्पिटल ढूंढता हूँ। अरे वो हॉस्पिटल तो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो मैं इतना लंबा सफ़र करके तब तक तो रास्ते में पता नहीं क्या हो जाए। तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं, हमारे नियरेस्ट जो भी अवेलेबल जगह होती है, हॉस्पिटल होता है, हम वहीं जाते हैं। अब पता यही चलता है कि वो हॉस्पिटल तो भाई इंश्योरेंस पॉलिसी के कवर में आता ही नहीं है। तो उससे क्या होएगा, आपका जो भी उस हेल्थ, आपका जो इमरजेंसी हुई उसमें मान लो लाखों का बिल आ गया, ठीक है, अब वो बिल तो इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं कर रही, तो वो तो आपको बेयर करना पड़ेगा ना। तो वो जो हिडन इफ्स एंड बट्स होते हैं उनके डर की वजह से भी लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस जो है इसके बेनिफिट्स के बारे में बहुत कम है अभी भी। अब हम 2023 में पहुंच चुके हैं, 21वीं सदी में चल रहे हैं, फिर भी अभी तक भी वो जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। द रेगुलेटर हैज प्रपोज्ड अ वुमेन लेड ग्राम सभा लेवल इनिशिएटिव टू एजुकेट एवरी हाउस होल्ड्स फीमेल हेड अबाउट हाउ सच अ स्कीम कुड कम इन हैंडी एट टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। बोल रहे हैं तो अब IRDA का प्रस्ताव क्या है, उनका प्रस्ताव ये है कि हम ग्राम सभा यानी कि पंचायती लेवल पे, ग्राम सभा लेवल पे विमेन लेड इनिशिएटिव चलाएंगे, यानी कि महिलाओं द्वारा इनिशिएटिव चलाया जाएगा, जिसकी में जो पोजीशन के जो हेड होंगे, उस टीम के हेड होंगे, वो कौन होंगे, कोई महिला होंगी, ठीक है। और उनका काम क्या होगा कि घर घर जाके हर एक घर की जो महिला सदस्य हैं प्रमुख, अब जैसे अगर सपोज करो कोई एक घर है तो उसमें आपके घर में आपकी मम्मा या फिर आपकी दादी वही होंगे हेड ऑफ फैमिली, फीमेल हेड, ठीक है। मेल हेड तो ऑब्वियसली अगर आप दादा दादी के साथ रहते हो तो दादू होंगे, अगर आप मम्मी पापा के साथ रहते हो तो पापा होंगे, बट फीमेल हेड कौन होंगे, अगर मम्मी पापा के साथ है तो मम्मा, और अगर दादू दादी के साथ में रहते हैं तो दादी, राइट। तो वो कह रहे हैं कि हर एक घर की फीमेल्स को वो लोग एडुकेट करेंगे कि इस तरीके की स्कीम के क्या फ़ायदे होते हैं, और जब कोई ऐसी बुरी परिस्थितियों में आप फंसे हों, ऐसी गंभीर परिस्थितियों में आप फंसे हों, तो उस टाइम पे ये स्कीम्स कैसे आपके काम आ सकती हैं, ठीक है।
a new Bima Sugam platform would integrate insurance players and distributors to give customers a one-stop shop experience to begin with. बोल रहे हैं अब ये जो नया बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है ये क्या करेगा, ये सारे जो इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं यानी कि चाहे LIC हो, चाहे भारतीय जीवन बीमा हो, चाहे दूसरे और भी जितने भी कोटक महिंद्रा हो, जो भी इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है, उन सभी इंश्योरेंस प्लेयर्स को इंटीग्रेट करना, समावेशित करना एक जगह पे, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू गिव कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये इंटीग्रेट करेगा ताकि वो एक जगह पे वन स्टॉप शॉप का एक्सपीरियंस उनको मिले। यानी कि आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, आपको हर एक ब्रांड का कपड़ा मिल जाता है, अमेजोन पे जाओ हर एक ब्रांड का कपड़ा मिल जाता है, तो वो आपके लिए क्या है, एक वन स्टॉप शॉप है। ठीक है, आपको ये नहीं है कि आपको पीटर इंग्लैंड के लिए अलग से वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, ज़ारा के लिए अलग से वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, ठीक है, कैल्विन क्लेन के लिए अलग से वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको सब चीज़ों की, सारी चीज़ों की क्या कपड़े या जो भी आपको चीज़ चाहिए हर एक कंपनी का, हर एक ब्रांड का आपको एक ही जगह पे मिल जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपके लिए, वन स्टॉप हो गया, कि एक ही जगह पे आपने रुकना और वहीं पे देखना है। अगर आप शॉपिंग मॉल चले गए तो वो क्या हो गया, वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया आपके लिए, क्योंकि आपने एक शॉपिंग मॉल ही जाना है, वहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, राइट, तो आपको सब चीज़ वहीं पे मिल जाएगी। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस हम बनाएंगे कस्टमर्स के लिए जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज लेना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, एंड फैसिलिटेट क्लेम्स सर्विसिंग गोइंग फॉरवर्ड, और जो क्लेम सर्विस है उसको भी हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, इजी बनाएंगे, ठीक है, लोगों के लिए। लिंकिंग स्टेट्स डिजिटल डेथ रजिस्ट्रीज टू द प्लेटफॉर्म, अब इसमें एक और कदम क्या उठाया जाएगा, एक और कदम ये उठाया जाएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अब आपको पता है हर एक स्टेट में जो भी डेथ हो उनकी रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराया जाता है। ठीक है, ऐड भी आती थी स्मृति ईरानी की, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना बहुत ज़रूरी है, राइट, तो वही वो पंजीकृत होते हैं। तो अब क्या किया जाएगा कि ये जो डेथ रजिस्टर्स हैं उनको भी ये जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है उसके साथ में लिंक किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब सपोज करो घर में किसी की डेथ हुई है, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस शॉक में हैं, सदमे में हैं, उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो इंश्योरेंस क्लेम्स करते फिरें, बट उनको ये पता है कि हमने डेथ रजिस्ट्री करवानी है, वो तो उनको करवानी पड़ती है हर हाल में। ठीक, कुछ टाइम लिमिट होता है उसका, 20-21 दिन, उतने दौरान में उनको करवानी होती है। तो जब वो डेथ रजिस्टर करवाएंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि बीमा सुगम से जुड़ी हुई है, अगर उस व्यक्ति की वहां पे पॉलिसीज वगैरह होंगी तो आपको ऑटोमेटिकली कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने डेथ रजिस्टर वहां पे एंटर कराई और वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बिकॉज डेफिनेटली आप बहुत बड़ी दुखद परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो आपके पास इतना ना तो टाइम है, ना पेशेंस है, ना हो सकता है मन भी नहीं हो कि इतने सारे पेपर वर्क से, फॉर्मेलिटीज से जूझें, फिर आप वापस उनके बार बार दफ्तर चक्कर लगाएं। तो इसके लिए तो लोग क्या करते हैं, 1-1.5 महीने बाद का टाइम लेंगे, अभी तो वी आर स्टिल मॉर्निंग, राइट। The regulator believes could enable life insurance claims to be settled within hours or a day at most. बोल रहे हैं, तो अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि लिंक कर दिए जाएंगे, उससे तो क्या फायदा होगा कि आपने वहां पे रजिस्टर किया, तो रजिस्टर करते ही क्या हो जाएगा, आपका बीमा सुगम के पास में चला जाएगा इन्फॉर्मेशन कि ओके दिस पर्सन इज नाउ डेड and this policy is pending with us and we can give him the claim, give his family the claim for whatever policy he has taken. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इससे रेगुलेटर को यानी कि IRDA को ये भी लगता है, ये भी चीज़ का विश्वास है कि इससे जो भी इंश्योरेंस क्लेम्स हैं वो कुछ ही घंटों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको पता है महीनों भी लग जाते हैं कई बार, और कुछ पेपर वर्क इधर से उधर हो गया तो वो नहीं भी मिलते क्लेम्स, राइट। मेरे नाना जी की डेथ हुई थी, तो मेरी नानी की जो फोटो थी वो काफ़ी यंग एज की लगाई हुई थी, तो और वो मैच नहीं करी थी उनकी अब की फ़ोटो से, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। फिर कितने ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर, एफिडेविट्स, इतना फलाना करके बहुत टाइम, आई थिंक 6-7 मंथ्स के बाद में उनको जाके उनके पेंशन पेपर्स, जो पेंशन मिलना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस हैं, तो इनको टाइम ज़्यादा ना लगे और ईजी हो लोगों का काम, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये बीमा सुगम के साथ में डेथ रजिस्टर्स को लिंक कर दिया। A legislative reboot
is also on the anvil to ease capital requirement नॉर्म्स। बोल रहे हैं कि अब इसको कानूनी जामा भी पहनाने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, ऑलरेडी एनविल क्या होता है, एक होता है ना जैसे लोहार के पास में एक लोहे का बड़ा सा तख्ता होता है जिसके ऊपर रख के वो जो भी गर्म लोहा है उसको हथौड़े से मार मार के डिजायर्ड शेप में लेकर आते हैं। तो जिस चीज के ऊपर, जिस लोहे के तख्ते के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर उन्होंने वो रखा होता है उस ब्लॉक को बोलते हैं एनविल। ठीक है, उसको बोला जाता है एनविल। तो बोल रहे हैं कि ये जो कानूनी प्रोसेस है ये भी अभी एनविल पर है, मतलब ये भी अभी वर्किंग में चल रहा है, इसके ऊपर भी काम जारी है जिससे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्म्स जो हैं उनको ईज किया जा सके, उनको थोड़ा ढिलाई बरती जाए, उनमें नॉर्म्स ईजी किए जाए। अलाउ अ स्ल्यू ऑफ न्यू प्लेयर्स टू एंटर द मार्केट एंड सर्व द अनटैप्ड नीड्स ऑफ निशे एंड स्पेशलाइज सेगमेंट्स। और बोल रहे हैं कि हम ये भी होगा कि इसमें कुछ नए प्लेयर्स भी आएंगे, यानी कि अभी तक जो बीमा कंपनीज हैं और बीमा कंपनीज को भी आने का मौका मिलेगा इसमें। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जो अभी तक ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे अभी तक केवल स्पेशलाइज्ड लोग ही जा पा रहे थे, यानी कि केवल LIC थी, जीवन बीमा थी और जो कुछ गिनी चुनी कंपनीज हैं सिर्फ वही थी। अब इनमें और लोगों के आने से क्या हो जाएगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक्सपैंड करेंगे अपना। ठीक है, तो एक्सपैंड करेंगे तो जो सेगमेंट अभी तक हमने छुआ नहीं, अनटच्ड था अभी तक, उसको भी टैप किया जा सकेगा। ठीक है, ओवर 2 decades after the entry of private players into the once moribund public sector led industry, India's insurance penetration, बोल रहे हैं अब लगभग 2 दशक हो चुके हैं जब प्राइवेट प्लेयर्स इस सेक्टर में आए थे। किस सेक्टर में? इंश्योरेंस के सेक्टर में, जो कि पहले केवल और केवल पब्लिक सेक्टर लेड इंडस्ट्री था, यानी कि इसमें पहले केवल सरकारी कंपनियां थी और जो कि लगभग मर चुका था ये सेक्टर, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर लगभग मर चुका था। वो प्राइवेट प्लेयर्स के आने से, यानी कि प्राइवेट कंपनीज के आने से वो रिवाइव हुआ। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यानी कि अब जितने लोगों की इंश्योरेंस है पहले के मुकाबले, द रेशियो ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स टू GDP, ठीक है, हैज रिजन, कितना बढ़ चुका है। पहले कितना था, 2.7% था 2001-2002 में, और अब 4.2% हो चुका है 2021-2022 में। हालांकि 20 सालों के लिए ये रेशो बहुत कम है, बट स्टिल बढ़ा है। ठीक है, वरना पहले ये सेक्टर ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, कमी बढ़ोतरी कुछ नहीं हो पा रहा था। ठीक है, स्टेबल सा या फिर कम होता जा रहा था। In fact, there has been a slide in the metric over the past decade from 5.2% in 2009-10 with non-life policies yet to surpass the 1% mark। बोल रहे हैं कि कुछ जगहों पे तो ये स्लाइड भी हुआ है और पिछले 1 दशक में, ठीक है, और कितना 5.2% से गिरा है। 2009-2010 में 5.2% था, उससे वो नीचे गिरा है। और अभी भी नॉन लाइफ पॉलिसीज, यानी कि वो पॉलिसीज जिसमें आपकी जान माल का इंश्योरेंस नहीं होता, उनको अभी भी 1% का मार्क सरपाइज करने में टाइम है। मतलब उनने अभी तक 1% का मार्क पार नहीं किया है, आंकड़ा पार नहीं किया है। Given the sheer size of India's population and poor financial literacy levels, the imperative to break, बोल रहे हैं हम अगर इंडिया की बहुत बड़ी संख्या की पॉपुलेशन, मतलब बहुत बड़ी जो जनसंख्या है उसको देखें, उसको मद्देनजर रखें, और हमारी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको अगर हमारी, क्योंकि आपको पता है हर किसी को आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं अभी भी, हालांकि हम लोग 2023 में जी रहे हैं, बट स्टिल फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही खराब है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखें तो ये जो इम्पेरेटिव टू ब्रेक फ्रॉम स्टेटस की, ये जो कोशिश की जा रही है ना कि आपका जो पुराना स्टेटस है, चाहे पॉलिसी का चाहे किसी भी चीज़ का, इससे आपको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, इससे आपको हटाने की कोशिश की जा रही है, तो ये बिल्कुल अनक्वेश्चनेबल, यानी कि इसके ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं हो रहे हमें, क्योंकि ये लग रहा है कि ये सही स्टेप है। ठीक है, द IRDAI's मूव टू रोप इन स्टेट
governments and set up bodies similar to state level banking committees. अब IRDA का एक और मूव क्या है, उनका मकसद है, उनका ये मूव है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसमें लेकर आएंगे. मतलब केवल सेंटर अप्रूव्ड या सेंटर के भरोसे नहीं छोड़ने वाले, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अप्रोच करेंगे. ठीक है. और जैसे कि बैंकिंग कमिटी, स्टेट लेवल बैंकिंग कमिटीज बनाई जाती हैं, वैसे ही स्टेट लेवल इंश्योरेंस कमिटीज बनाई जाएंगी. ठीक है. वुड हेल्प फॉर्मुलेट ग्रैन्युलर डिस्ट्रिक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज फॉर रेजिंग अवेयरनेस एंड कवरेज लेवल्स. और इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि माइक्रो लेवल पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकेंगी, जिससे कि अवेयरनेस पैदा की जाए लोगों में और ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए. अब इसका पर्पस भी क्या होगा, जैसे हमने कल वाले आर्टिकल में पढ़ा था कि एक जगह पे मान लो 100 लोग रहते हैं. ठीक है. दूसरी जगह पे मान लो 500 लोग रहते हैं, लेकिन ये जो 100 लोग हैं ये ऐसी जगह पे रहते हैं जो कि ये सारे के सारे 100 लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं. ठीक है. तो अगर आप इनको इंश्योरेंस के बारे में जाके समझाएंगे तो इनको समझना ईजी होएगा. ठीक है. क्योंकि इनको लगेगा कि जी हमारी सेफ्टी है. 4 सवाल पूछेंगे, कुछ डाउट्स आएंगे मन में, वो डाउट्स क्लियर करेंगे, इनके डाउट्स और क्लियर होंगे तो ये जल्द से जल्द पॉलिसी लेंगे. लेकिन जहाँ पे 500 लोग हैं, इनमें से मान लो कि 250 लोग बिल्कुल अनएडुकेटेड हैं, 50 लोग जो हैं वो पार्शली एजुकेटेड यानी कि 10th तक कर चुके हैं, और फिर बाकी जो 200 लोग हैं वो ग्रेजुएशन तक कर चुके हैं, लेकिन वो ये नौकरी, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं. अभी इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ना फाइनेंसेस के बारे में इतनी समझ है. इन लोगों को समझाना, इन लोगों को इंश्योरेंस देना बहुत मुश्किल होगा. क्यों? क्योंकि एक तो इमीडिएटली चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे. ठीक है. आपको पता है इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करके लिखी होती हैं. ठीक है. तो उनको एक एक चीज़ को समझना बहुत डिफिकल्ट है, तो समझ नहीं आएगा. दूसरी चीज़, इनसे पॉलिसी को क्योंकि हम जब गांव की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे जब बात आती है ना, किश्तें देनी पड़ेंगी. ठीक है. और वो आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप बीमार हो जाएंगे या जब आप किसी ऐसी दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे, केवल तभी मिलेगा. तो वो लोग पीछे हट जाते हैं. वो कहते हैं इससे बढ़िया तो हम ऐसी जगह पे डालें जहाँ पे जब हमारा मन करे हम वह तब निकाल सकें. राइट. तो ये चीज़ समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ बनाने से क्या होगा, स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी या स्टेट लेवल इंश्योरेंस कमेटी बनाने से क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग स्ट्रैटेजाइज कर सकेंगे कि भाई अच्छा यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं तो यहाँ पे इनको इस तरीके से समझाते हैं. ओ यहाँ पे कम थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं तो हम इनको इस तरीके से समझाते हैं. अच्छा यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो हमें इनके कुछ ही एरियाज को टैप करना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे कम मैन पावर से काम कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाने में हेल्प मिलेगी उनको. Industry players also need to look beyond the top cities, and the Bima Vistar scheme could the volumes that they need to get out of the comfort zone. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज जो इसमें काम कर रही हैं, इंडस्ट्री जो कंपनीज इसमें काम कर रही हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो केवल शहरों में ना घूमते रहें, शहरों से भी आगे निकल कर देखें, टॉप सिटीज़ से आगे निकल कर देखें. और जो ये बीमा विस्तार स्कीम है ये उस वॉल्यूम तक पहुंच सकती है, उन लोगों तक पहुंच सकती है, could reach the volumes they need to get out of comfort zone. यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए उनको जो वॉल्यूम चाहिए, उनको जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, वहां तक ये बीमा विस्तार योजना पहुंच सकती है. ठीक है. मोस्ट ऑफ all the center needs to rethink the 18% GST levy on health and life insurance premium. बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो बात है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि भारतीय सरकार को जो उन्होंने 18% GST लगाया है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमिया यानी कि प्लूरल फॉर्म, प्रीमियम्स हम बोल देते हैं, अगर नॉर्मल भाषा बोल रहे हैं कि प्रीमियम्स भर रहे हैं, वो प्रीमियम्स नहीं होता, प्रीमिया होता है. ठीक है. तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमिया और हेल्थ के ऊपर जो उन्होंने 18% का GST लगाया है उसके बारे में उनको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है. क्योंकि देखो आप समझो कि आप एक पॉलिसी ले रहे हैं, 1000 रुपये आप मंथली उसमें डाल रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर 18% GST बच जाएगा तो आपकी पॉलिसी टर्न अराउंड करके कितनी की, या तो कंपनी वो GST आपसे वसूले. ठीक है. तो आपको मतलब 1000 का
प्लस 18% देना पड़ेगा, या फिर अगर कंपनी आपसे नहीं वसूल रही तो आपके इंश्योरेंस जो आपने 1000 रुपये की किया उसमें से काटेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा वो करेंगे ही करेंगे। तो इस चीज़ से क्या होगा, आपका बेनिफिट कम हो जाएगा, और अगर वो आपसे वसूलते हैं तो आपका जेब से ज़्यादा पैसा जाएगा, राइट। तो इस चीज़ के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को दोबारा सोचने की ज़रूरत है। The notion that those who can afford to buy health cover can afford to pay so much tax is untenable। बोल रहे ये जो धारणा है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया है कि जो व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ कवर ले सकता है, इसका मतलब है वो टैक्स भी पे कर सकता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, बहुत गलत है। ठीक है, इन अ कंट्री वेयर वन मतलब अनएक्सेप्टेबल है, ऐसे देश में जहाँ पे एक हेल्थ कैलामिटी यानी कि कोई एक हेल्थ हैजार्ड हो जाए किसी फैमिली में, ऐसे कोई एक व्यक्ति भी बीमार हो जाए इस तरीके से कि उसके में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो वो पूरे के पूरे घर को गरीबी रेखा से नीचे ले जा सकता है। सपोज को एक एवरेज फैमिली है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली है, अगर उनके फैमिली में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको कैंसर है, कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो उस पूरे परिवार को गरीबी रेखा से नीचे तक ले जा सकता है। और ये हमने देखी है चीज़ें होती हुई, राइट। आस पड़ोस में किसी ना किसी के साथ में देखी होगी, अच्छी खासी फैमिली थी यार, एक बंदा बीमार क्या पड़ा, वो सबके सब बिखर ही गए, राइट। इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप एट IRDA इज इक्वली क्रिटिकल। और इन सब चीज़ों के बीच में IRD के जो लीडरशिप है यानी कि उनके जो टॉप अधिकारी हैं, वो उनकी कंटिन्यूटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Situations such as 9-month vacuum at its helm before the current chairperson's tenure are simply unacceptable। बोल रहे हैं जो इस तरीके की परिस्थिति है कि 9 महीने के लिए सीट खाली रही, ठीक है, करंट चेयरपर्सन के टेन्योर से पहले, इस तरीके की परिस्थितियां जो हैं अनएक्सेप्टेबल है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ कि ये किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी जो चेयरपर्सन है वो है देबाशीष पांडा, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था मार्च 2000, देबाशीष पांडा, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था मार्च 2022 में, ओके, मार्च 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था और इनका टेन्योर है 3 इयर्स का। लेकिन इससे पहले जो थे, इनसे पहले जो थे चेयरपर्सन वो थे सुभाष चंद्र खुंटिया, ठीक है, इनका टेन्योर एंड हुआ था मई 2021 में, ठीक है। तो मई 2021 से लेके मार्च 2022 तक यानी कि पूरा 9 मंथ्स का गैप था। इस दौरान पे जो चेयरपर्सन की पोस्ट थी वो खाली रही थी, ठीक है। अब चेयरपर्सन की पोस्ट खाली होना मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट फैसले हैं, बहुत ज़रूरी डिसीजंस हैं, वो नहीं लिए जा सकते उनके ऑथराइजेशन के बिना, राइट। तो वो यही कह रहे हैं कि करंट जो चेयरपर्सन है, इनके बनने से पहले जो 9 मंथ्स का गैप रहा था ना, वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इस तरीके की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ द बीमा विस्तार स्कीम प्रपोज्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि कौन सा पर्पस है जो बीमा विस्तार स्कीम द्वारा पूरा करने की मंशा है IRDA द्वारा की, ठीक है। तो हमें पता है उनका क्या मंशा है कि सभी इंश्योरेंस, चाहे जनरल हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, वो सब एक जगह पर ही उनको मिल जाए और फास्ट प्रोसेस हो, जल्दी हो उनका काम, ठीक है। देखते हैं, टू प्रोवाइड अ सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ऑल टाइप ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग मेडिकल इमरजेंसीज, एक्सीडेंट्स, थेफ्ट्स एंड डेथ इन द फैमिली। सही है ये कि एक ही इंश्योरेंस हो सभी तरीके के जो भी रिस्क हैं उन सब के लिए, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे थेफ्ट हो, चोरी हो, चाहे किसी की डेथ हो फैमिली में, ठीक है। सेकंड देखते हैं, टू इंक्रीज द इंश्योरेंस प्रीमियम्स फॉर ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स, कि बीमा विस्तार का मकसद ये है कि जो करंट पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी प्रीमियम्स बढ़ा दी जाए। यानी कि अगर कोई अभी 1000 रुपये का प्रीमियम दे रहा है तो उसका प्रीमियम बढ़ा के 2000 कर दिया जाए, या जितना भी बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकें। तो ये तो गलत है, राइट। प्रीमियम्स जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है उनका एक ही भरी प्रीमियम जो स्टार्टिंग में आपने लिया होता है वही आपको देना पड़ता है ना।
to limit the role of life and general insurance in the इंश्योरर्स इन द इंडस्ट्री। बोल रहे हैं कि लाइफ इंश्योरर्स जो हैं या फिर जनरल इंश्योरर्स हैं उनका रोल जो है लिमिट कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी ज़रूरत लिमिट कर दी जाएगी, उनका कार्य लिमिट कर दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है, उनका कार्य बल्कि और ज़्यादा विस्तृत होने वाला है। ठीक है, टू रिड्यूस नंबर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल इन द मार्केट, कि जो मार्केट में पॉलिसीज़ हैं उनकी कमी कर देना। मतलब अभी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग से है, लाइफ इंश्योरेंस अलग से, हेल्थ इंश्योरेंस अलग से, तो ये सब नहीं रहेंगी, कम कर दी जाएंगी, 2 हटा दी 1 रख ली, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि इन सभी का समावेश उनको एक ही पॉलिसी में मिल जाए। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to the passage, which of the following statements is true about the Insurance Regulatory and Development Authority of India's new insurance scheme? चलिए देखते हैं। The new scheme aims to provide coverage only for medical emergencies and accidents। ये गलत है। हमने देखो पिछले क्वेश्चन के आंसर में ही पढ़ा कि वो सभी के लिए, मेडिकल इमरजेंसीज हो, एक्सीडेंट्स हो, थेफ्ट्स हो या फिर डेथ इन फैमिली, सबके लिए वो एक ही पॉलिसी होगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। The new scheme Bima Vistar will provide monetary support in case of thefts and family deaths alongside medical emergencies and accidents। सही है ये। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर का ही आगे घुमा के थोड़ा बोला गया है कि चारों चीज़ों में उनको क्लेम्स मिलेंगे। ठीक है, बीमा सुगम is a standalone insurance policy specifically designed for women। बोल रहे बीमा सुगम एक अलग से इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई है। तो हमें इसके बारे में पता नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करी। ठीक है, द न्यू स्कीम विल अलाउ लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स टू बी सेटल्ड विद इन अ वीक और मोर। वो कह रहे हैं कि जो नए स्कीम है वो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसकी भी है उनके क्लेम्स लेने के लिए उनको 1 हफ्ता या उससे कम का समय में निपटारा कर देगा। विद इन अ वीक और मोर नहीं, 1 हफ्ता या उससे ज़्यादा के समय में इसका निपटारा करेगा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा? अगर मेरा कोई काम है वो 6 महीने में जाके होने वाला है और अब भी गवर्नमेंट बोलते कि हमारी नई स्कीम से आपका ये काम 9 महीने में हो जाएगा या फिर उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो इससे हमारे लिए क्या बेनिफिट, राइट। अगर वो 6 मंथ्स में जो मेरा काम होने वाला है उसको अगर गवर्नमेंट बोले कि अभी आपका काम 3 महीने में हो जाएगा या फिर उससे भी कम में, तो मैं सोचूंगी ना कि हाँ मेरे बेनिफिट के लिए कुछ किया है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, which among the following is a challenge or issue currently faced by India's insurance sectors? बोल रहे हैं कि आप भी आज कल की डेट में हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके आगे कौन से चैलेंजेस, कौन सी परिस्थितियां सामने आती हैं। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज देखते हैं, द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है। जबकि हमने देखा था कि 2 दशक पहले प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई थी जिसने ऑलमोस्ट डेड इस सेक्टर को, जिसमें केवल पब्लिक सेक्टर की हिस्सेदारी थी वो और ऑलमोस्ट डेड हो चुका था, उसको रिवाइव करा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स तो काफी मात्रा में है। द हाई इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेशियो इन इंडिया, कि इंडिया में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेशियो बहुत हाई है जबकि वो कम है। ठीक है, हमने यही बात करी थी कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो बहुत कम है, हालांकि पहले के मुकाबले में बढ़ा है बट अभी भी बहुत कम है। ठीक है, द 18% GST लीवाई ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और अगर सपोज करो कि हाई इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होगा तो वो हमारे लिए चैलेंज कैसे होगा, वो तो हमारे लिए अच्छी बात होगी ना। तो और दूसरा कह रहे हैं 18% GST लीवाई, यानी कि 18% का जो GST लगाया जाता है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स के ऊपर, वो एक चैलेंज है, जो कि बिल्कुल सही है। उन्होंने, राइटर ने ये चीज बोली भी है कि सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करने की जरूरत है, इसको चेंज करने की जरूरत है, राइट। द ओवर रीच ऑफ IRDA इन स्टेट लेवल मैटर्स, कि IRDA जो है वो स्टेट लेवल के जो भी मसले हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलता है या फिर उनमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करता है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। अब हमने देखा कि जो राइटर हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, इससे लोगों के जल्दी निपटारे होने में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और ये भी कहा कि कुछ उनने तरीके भी बताया जिनसे और आसानी हो सकती है, बट उनने इस कदम को काफ़ी अच्छा और इससे काफ़ी उम्मीदें जताई, राइट। तो ये क्या हो गया, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो गया, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
मेन थीम क्या है पैसेज की? भाई देखो, पूरी की पूरी थीम में हमने जो इंश्योरेंस सेक्टर में चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो एक पॉलिसी अनाउंस की जा रही है जिसके ज़रिए उम्मीद की जा रही है कि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा की, राइट। द लो लेवल ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, यानी कि जो हिंदुस्तान में कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बारे में ये सारा का सारा पैसेज था, जबकि ये बिल्कुल गलत है। उनका जिक्र ज़रूर हुआ है इस पैसेज में, बट वो केवल इसलिए कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या लिटरेसी कम है, उनकी वजह, उनको पॉलिसीज़ की इतनी जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जो पढ़े लिखे भी लोग हैं कई, उनको भी अवेयरनेस नहीं है, ओके। द प्रपोज चेंजेस इन इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर, कि इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या चेंजेस लाए जाने की कोशिश की जा रही है। द टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में जो टैक्स का सिस्टम है उसके बारे में चर्चा की गई, या फिर डिजिटल डेथ रजिस्ट्रीज की चर्चा की गई। सो यहाँ पे ऑप्शन बी, द प्रपोज चेंजेस इन इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर, इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट क्लोजली अलाइंस विद द ऑथर्स पर्सपेक्टिव एज इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं 4, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ऑथर का ओपिनियन है उससे मेल खाती हैं, ठीक है, पैसेज के अनुसार। सबसे पहला, द डिक्रीज इन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ओवर द पास्ट डिकेड सजेस्ट दैट प्राइवेट प्लेयर्स हैव फेल्ड टू सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द इंश्योरेंस मार्केट। जबकि हमने पैसेज में पढ़ा कि पिछले 2 दशक में, 2 दशक पहले की अगर बात करें तो इस मार्केट में केवल और केवल पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, ठीक है, और ये मार्केट लगभग डेड हो चुका था, ठीक है। और प्राइवेट प्लेयर्स के आने की वजह से ये मार्केट रिवाइव करा, और 2009-10 के मुकाबले में, या 2000 शायद 1-2 के मुकाबले में हमने अब ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है, ठीक है। द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज थ्राइविंग, यानी कि हमारे जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रही है, फ्लरिश कर रही है, ठीक है, और इसीलिए हमें कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, द प्राइमरी फैक्टर हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द पॉपुलेशन। बोल रहे हैं कि हमारे जो जनसंख्या है उसमें पढ़े लिखे लोगों की कमी, इसकी वजह से हमारा इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा, उसमें रुकावट बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, केवल लिटरेसी एक फैक्टर नहीं है, अवेयरनेस की कमी भी एक फैक्टर है, ऊपर से जो टैक्स लगाया जा रहा है वो भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारे लोग हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, इंश्योरेंस नहीं करवाना चाह रहे। द रीफॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव नॉर्म्स एंड रिकन्सिडरेशन ऑफ द टैक्स लीवाई ऑन इंश्योरेंस प्रीमिया। बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरत है कानूनी तौर पर कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए, और जो टैक्स लगाया जाता है इंश्योरेंस के ऊपर, प्रीमियम्स के ऊपर, जिनको प्रीमिया कहा जाता है, प्रीमियम्स नहीं, तो प्रीमिया के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उनके बारे में भी दोबारा कंसीडर किया जाए कि अगर हम अपने इंश्योरेंस कवरेज का विस्तार करना चाहते हैं तो, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसमें एक देखो, यहाँ पे एंजॉय टू बी लाफ, ये अंडरलाइन किया गया है, इसको हमने सही ऑप्शन से चेंज करना है, राइट। अब देखो, जो ये वर्ड्स होते हैं ना, ये एक्सप्रेशंस या ये वर्ब्स होते हैं, जैसे एंजॉय, एडमिट, वर्थ, अवॉइड, डिले, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं, अगर इनके बाद में प्लस एक और वर्ब आ रहा हो तो वो जो दूसरा वर्ब आएगा ये होएगा V4 फॉर्म में, यानी कि जेरेंट फॉर्म में, ठीक है। यानी कि क्या होगा इसके साथ में ING, राइट। कोई किंतु परंतु इफ एट नहीं। एंजॉय डूइंग, एंजॉय प्लेइंग, एंजॉय लिसनिंग टू, ठीक है। एडमिट डूइंग या एडमिट राइटिंग, ठीक है। तो ही एडमिटेड राइटिंग द लेटर टू हिज एक्स लवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंजॉय है, तो एंजॉय के साथ में क्या आएगा, लाफ वर्ब है, तो लाफ कौन सी फॉर्म में होगा, जेरेंट फॉर्म में, यानी कि LAUGHING, लाफिंग, ठीक है, जेरेंट फॉर्म में होगा।
तो देखते हैं, enjoy, I enjoy laughed at my brother, तो लाफ्ट नहीं आएगा, पास्ट की घटना नहीं है। और अगर आप पसंद करते हैं तो पास्ट में नहीं हो सकता ना, आपको अच्छा लगता है तो वो पास्ट में नहीं हो सकता। आई एन्जॉय लाफिंग एट माई लिटिल ब्रदर, यानी कि मुझे अपने छोटे भाई के ऊपर हंसना अच्छा लगता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है एस्पैरिटी का। एस्पैरिटी मतलब होता है हार्शनेस या फिर रफनेस। सिविलिटी, सिविलिटी मतलब होता है सभ्यता। अब आप सपोज करो कि आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, ठीक है, आपके कोई सीनियर हैं, आप उनसे बड़े प्यार से आप करके बात करते हैं, लेकिन आपको उनकी किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उनसे बहुत ज़्यादा आपको नफरत सी हो गई, तो अब आप क्या आप करके बात करेंगे? आप आएंगे तू तड़ाके पे, हो सकता है गालियाँ भी निकले मुंह से, राइट। और अगर लड़के हैं तो डेफिनेटली निकलेंगी, लड़कियां हैं तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि बात करना बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ये सब चीज़ें होंगी। लड़के हैं तो गालियां तो ऑब्वियसली निकलेंगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया? सभ्यता। और आप गुस्से में हैं तो आप असभ्य हो गए, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आप क्या अपना रहे हैं? सभ्यता, ठीक है। एक्रिडिटी, एक्रिडिटी का मतलब होता है बिटरनेस या फिर एसर्बिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, ठीक है, किसी चीज को जानने की, सीखने की जो चमक होती है, डिजायर होती है, उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। और वोलेटिलिटी, इसका मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अस्थिरता। तो अब बताओ एस्पैरिटी के सबसे क्लोज इसका ऑपोजिट क्या लग रहा है? अगर आप गुस्से में हैं तो आप असभ्य हैं, और अगर आप शांत हैं तो आप सभ्य हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें भी आपको कुछ हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है? उनसे मिलता जुलता, उनके लिए सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट जो है इडियम चुनकर निकालना है आपने। ही इज मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वन ऑफ हिज ट्रेड्स इज टू डैश रिस्क। बोल रहे हैं वो बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और उनकी जैसे खूबियां हैं बहुत सारी, तो उनमें से एक खूबी ये भी है टू टेक रिस्क, यानी कि वो रिस्क लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक इडियम भरना है, फिल समबडीज शूज, यानी कि किसी दूसरे की जगह को भरने की कोशिश करना है, किसी दूसरे की जिम्मेदारी उठाना। अब आप सपोज करो कि आपके ऑफिस में कोई कलीग नहीं आया है, आपका छुट्टी पर है, तो आपको बॉस बोलते हैं कि विल यू बी एबल टू फिल हिज शूज फॉर टुडे, यानी कि क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज के दिन के लिए उठा लेंगे, ठीक है। और बिकॉज आपको बॉस की नज़रों में अच्छा बनना है, अच्छा आपको आगे प्रमोशन चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, मैं नहीं तो और कौन करेगा, मैं आराम से कर दूंगा, आप चिंता ही मत करो, अपना भी कर लूंगा, उसका भी कर लूंगा, रोज तो अपना भी नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या होगा? फिल समबडीज शूज। टॉक थ्रू हिज हैट, यानी कि हैट कहाँ होती है? सर के ऊपर, ठीक है, उसकी वजह से सर के और हैट के बीच में डिस्टेंस बना होता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि टॉक थ्रू हिज हैंड्स हैट मतलब कि आप जो है किसी ऐसे मसले पे बात कर रहे हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। अब अगर सपोज करो यहाँ पे कोई फेमिनिज्म के बारे में बात करने लग जाए, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, या फिर आज की डेट में फेमिनिज्म के ऊपर एक्चुअल में क्या घटनाक्रम चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? टॉक थ्रू हिज हैट, यानी कि उसने दिमाग नहीं चलाया, उसने बोलती टोपी की तरह इशारा किया, इससे हैरी पॉटर से जैसे बोलती टोपी थी ना, वैसे बोलती टोपी का चीज़ें सुनी और फिर बाहर आके उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करी, जो कि क्या है? गलत है। टॉक थ्रू हिज हैट इज द करेक्ट आंसर। थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं? रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मतलब होता है टेक रिस्क। एंड टाइटन हिज बेल्ट, इसका मतलब होता है कि जो पिछली बार स्पेंड करा था उससे कम मनी स्पेंड करना, ठीक है। पिछली बार आपने 1000 रुपए किसी के ऊपर स्पेंड करे थे, अब आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति जो है 1000 रुपए की वर्थ वाला है नहीं, ठीक है। तो इस बार आपने उसको 200 रुपए खर्च कर ही सार दिया, राइट। तो यहाँ पे थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी कि टेक रिस्क, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिनोनिम बताना है कोलोसल का। उसकी जो पिलर्स हैं वो कुछ ही के राजाओं द्वारा स्थापित किए गए, ठीक है। सो कोलोसल यानी कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, ठीक है,
यानी कि ग्रेनाइट पत्थर के बहुत ही बड़े बड़े जो ऑब्स्टिकल्स है यानी कि पिलर हैं वो केवल कुछ ही राजाओं द्वारा खड़े किए गए, स्थापित किए गए। माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटा सा। मिनस्क्यूल मतलब भी छोटा सा। जाइगैंटिक मतलब बहुत बड़ा। और लिलीपुटियन यानी कि ये भी बहुत छोटा सा। लिलीपुट वाली स्टोरी सुनी है ना। सो यहाँ पे कोलोसल मतलब सिनोनिम क्या हो जाएगा, जाइगैंटिक, और माइन्यूट, मिनस्क्यूल, लिलीपुटियन ये सब क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू रीप द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक एडवांटेज, यानी कि अगर हमें डेमोग्राफिक जो हमारे पास एडवांटेज है, डेमोग्राफिक एडवांटेज का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ विमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ वर्किंग क्लास, ठीक है, नंबर ऑफ रिटायर्ड पीपल, ये सब लोगों की जो हमारे पास एडवांटेज है कि हमारे पास इंडिविजुअल पर्सन की जानकारी है, किस चीज़ में, किस कैटेगरी में कितने लोग फॉल करते हैं, ठीक है। तो इसके अगर हमें भरपूर फ़ायदा उठाना है, इट इज़ इम्पेरेटिव टू इक्विप आर वर्किंग पॉपुलेशन विद एम्प्लॉयबल स्किल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, यानी कि जो वर्किंग एज ग्रुप है, उसको हम एम्प्लॉयबल स्किल्स यानी कि ऐसी स्किल्स जो उनको नौकरी पेशा दिलाने में मदद करें, उनके साथ में इक्विप करें, यानी कि उनके साथ में उनको जानकारी प्रदान करें उनकी, एंड the knowledge that meet the requirements of the globalized labor market। और दूसरा उस जो जैसे अगर अब आपको पता है कि अब हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, बाहर के कुछ लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। अब सपोज करो कोई इंडियन ओरिजिन की इंडिया में कंपनी है, ठीक है, इनको एक .NET डेवलपर चाहिए, लेकिन इनके पास एक ऐसे बच्चे आ रहे हैं जब इंडिया में सारे मतलब कोई भी .NET डेवलपमेंट सिखाता ही नहीं है, तो क्या ये इस भी चीज़ को प्रेफर करेंगे कि नहीं हमने हिंदुस्तान का ही बंदा हायर करना है, हम उनको खुद सिखा लेंगे .NET और फिर उनको .NET डेवलपर बनाएंगे और फिर हम उनको हायर करेंगे, इस प्रोसेस में पढ़ेंगे वो, या फिर बाहर से यार हमें मिल रहा है अमेरिका US छोड़ो, हमें किसी दूसरे देश से सस्ते में .NET डेवलपर मिल रहा है, हम वहाँ से हायर कर लेते हैं। तो किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा होगा, राइट। तो हमें अपनी जो वर्किंग क्लास है उसको ग्लोबलाइज लेबर के मार्केट के तौर पर तैयार करना है, यानी कि जो दुनिया में स्टैंडर्ड चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें उनको तैयार करना है, ठीक है। इंडिया surpasses China as world's most populous country in demographic composition, ठीक है, यानी कि कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इन सब चीज़ों में हमने क्या किया है, चाइना को सरपास कर दिया है अब, राइट, चाइना की पॉपुलेशन को पीछे छोड़ दिया। विद अ स्टैगरिंग 65% वर्किंग एज पॉपुलेशन हैविंग एन एवरेज ऑफ 28 ईयर्स ओल्ड, जिसमें बहुत बड़ी संख्या है, 65% जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है उसकी एवरेज एज जो है वो 28 साल है, ठीक है, 28 साल के ज़्यादातर लोग। दिस पॉपुलेशन हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोपेल द नेशन टूवर्ड्स रिमार्केबल सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। और ये क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो है वो लगभग 28 साल की है ऑन एन एवरेज, तो हमारे ये जो पॉपुलेशन है इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास क्षमता है कि हमारे देश को जो है वो बहुत ही विस्तृत सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करवा सके, यानी कि उनका सोशली भी और इकोनॉमिकली भी प्रोग्रेस करा सके, एंड हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्मेटिव ग्लोबल इम्पैक्ट, और बहुत बड़े तौर पर, व्यापक तौर पर ग्लोबल दुनिया भर में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि चेंज कर देने वाला इम्पैक्ट डाल सके, ओके। Skill development in educational institutes is the critical enabler for improving employment outcomes and higher productivity, leading to faster and more sustainable economic growth। अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ही स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें सिखाते हैं, तरीके सिखाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगी जिससे कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि जैसे ही स्कूल से कॉलेज से निकले वो एम्प्लॉय करने योग्य हैं, हमें उनको कुछ और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और इससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी,
ठीक है, बच्चों में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, कॉलेज से निकलते जॉब हाथ में मिल गई तो फ्रस्ट्रेशन उतना ही कम, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाता है, राइट। और एंड मोर सस्टेनेबल, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही सस्टेन्ड वे में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन की, कि हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। हमारे 65% जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन वो 28 ईयर्स की ऑन एन एवरेज। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब ये जो संख्या है, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है इसमें पोटेंशियल है कि ये हमारे देश को सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस की तरफ ले जाए। ये हो गया सेकंड। थर्ड हो जाता है पी स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि इस डेमोग्राफिक एडवांटेज को उठाने के लिए, इसके बेनिफिट्स लेने के लिए हमें अपनी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयबल स्किल्स सिखानी पड़ेंगी। ये हो जाता है थर्ड, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है, ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होना चाहिए, जो कि हमारे बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ भी इशारा करते हैं। 4, तो अरेंजमेंट हमारा हो रहा है QRPS, QRSP, QRPS, ऑप्शन बी इज करेक्ट। This will give us better understanding of the dietary behavior of different segments of Indian population। कह रहे हैं इससे हमें ज़्यादा अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेहतर समझ मिल पाएगी कि हमारे देश के लोगों का डाइटरी बिहेवियर किस तरीके का, यानी कि कौन सी चीज़ हम पचा सकते हैं, कौन सी चीज़ हम नहीं पचा सकते, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है कुछ, अब जैसे कई लोग होते हैं, अब अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में तासीर का बड़ा एक जिक्र किया जाता है, वात पित्त और वसा या दोष, ऐसे कुछ तासीरों का बात किया जाता है। तो कोई चीज़ जो है वो गर्म लगती है, कोई चीज़ ठंडी लगती है, कोई चीज़ जो है वो वात पित्त के अलावा बाय कर देती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है। घर पे कई बारी मम्मी लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि नींबू खा लो, गर्मियों में ठंडा ठंडा होता है, ये इसकी तासीर ठंडी होती है, ठीक है। और फिर बोलते हैं कि ज़्यादा आम मत खाओ, इसकी तासीर गर्म होती है, गर्मियों में हीट स्ट्रोक वगैरह लग जाएंगे, या फिर प्याज ज़्यादा खाओ गर्मियों में, ठीक है। इस तरीके की बातें हमने सुनी है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें डिफरेंट इफेक्ट करती हैं, ठीक है। किसी को कोई गर्म चीज़ किसी का शरीर पचा लेता है ना, किसी को आम पच जाते हैं, किसी को आम नहीं पचते, किसी को केले पच जाते हैं, किसी को केले नहीं पचते, राइट। तो वो क्या है, हमारा ये जो डाइटरी बिहेवियर है अलग अलग सेगमेंट्स के लिए हमारी इंडियन पॉपुलेशन का, उसको समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट दिस से स्टार्ट हुआ है, दिस विल गिव अस, तो यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता। दिस स्टडी हैज एम्प्लॉयड द कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे CPHS डेटा फ्रॉम CMIE। अब ये जो स्टडी है ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होएगा, क्योंकि दिस स्टडी की बात करी गई है। कौन सी स्टडी पता नहीं, पहले जिक्र किया है। तो इसने क्या किया, इसने कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वेस का जो डेटा है उसकी मदद ली CMIE से, और फिर कब से कब तक, जनवरी टू जून 2022 टू इवेलुएट द वेल बीइंग ऑफ हाउसहोल्ड्स इन इंडिया, जिसमें उन्होंने हमारे घरों में क्या परिस्थितियां हैं, कितनी अच्छी हैं वो स्थितियां, उनके बारे में आंकलन किया। द वे वी ईट and the way we and what we eat plays a crucial role in shaping our economy। बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हम खाते हैं और हम क्या खाते हैं, ये सब चीज़ें हमारी इकोनॉमी को शेप करने में, इकोनॉमी को की प्रगति में काफ़ी अहम रोल निभाता है। अब ये हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने खाने का जिक्र किया है, स्टार्ट करा है कि जिस तरीके से हम खाते हैं और हम क्या खाते हैं, ये चीज़ें हमारी इकोनॉमी को डिफाइन करती हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब एस देखते हैं क्या बोलते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट दिस आर्टिकल एग्जामिन्स द फूड कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ इंडियंस एंड हाउ दे डिफर अक्रॉस वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड स्टेट्स। बोल रहे हैं कि इस मसले पर कि क्या हम खाते हैं, किस तरीके से हम खाते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल जो है ये हमारे फूड कंजम्पशन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेगा। अब फूड कंजम्पशन पैटर्न्स का भी मतलब आपको बता देती हूँ क्या होता है। ये भी सब एरिया के, रीजन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है और प्रभावित होता है। अब देखो, साउथ इंडिया में अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लाइट किया जाता है, डोसा, इडली, ऐसा कुछ उन्हें खाना है, ठीक है, पोहा,
ये सब चीज़ें खानी है। बढ़ते 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 जब हम नॉर्थ में पहुंचते हैं तो सुबह सुबह ही 4 परांठे आलू के, मक्खन, लस्सी ये खाया जाता है नाश्ते में। तो ये क्या हुआ, हमारे फूड कंजम्पशन पैटर्न्स हो गए, कहाँ कहाँ के डिफर अक्रॉस वेरियस अलग अलग लोगों के। चाहे अगर कोई दिहाड़ीदार मजदूर है तो वो तो सुबह 4 परांठे खा के जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसने दोपहर तक बहुत सारी मेहनत करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क बहुत करना है, तो उसको एनर्जी चाहिए। वहीं एक ऑफिस वाला व्यक्ति है, अभी आजकल जो ट्रेंड भी चला है कि सुबह सुबह नॉर्थ इंडियंस भी आजकल हल्का फुल्का नाश्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, पोहा, उपमा ये सब खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो ऑफिस एम्प्लॉय है तो उसको पता है कि मैंने सुबह जाते ही काम करना है, कहीं मैं बैठे बैठे सो ना जाऊं, तो वो हल्का फुल्का खाते हैं, राइट। तो इस आर्टिकल में हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है अक्रॉस वेरियस ऑक्यूपेशन एंड स्टेट्स, हम उनको एग्जामिन करेंगे। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेटमेंट कि खाने पीने के मसले पर ही हम ये चीज करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा पी, दिस विल गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि ये हमें बेटर क्लैरिटी देगा, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन किस तरीके से डिफर करती है खाने के डाइटरी बिहेवियर में, उसके ऊपर। फोर्थ आ जाएगा कि ये स्टडी जो है ये किस किस का इस्तेमाल करती है, कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वेस का इस्तेमाल करती है, ठीक है। ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट, यानी कि RSPQ, RSQP ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे है वॉसिफेरस। वॉसिफेरस का मतलब होता है वोकल या मुखर, किसी चीज का आप कुछ लोग होते हैं ना, अपने सारे विचार, अपने दिमाग में जो कुछ भी है वो सामने रख देते हैं, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अगले बंदे को बुरा लग रहा है या नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से वोकल हो गया, कि वॉसिफेरस हो गया, यानी कि वो व्यक्ति, आप जो है आप इस तरीके के व्यक्ति हैं कि आप अपनी सारी बातें सामने पुरजोर तरीके से रखते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव बात भी है तो उसको भी आप पुरजोर तरीके से रखेंगे। एपिस्कोपल मतलब होता है कि जो चर्च के बिशप नहीं होते, उनसे कुछ इनका कनेक्शन है। एपिस्कोपल मतलब उनसे रिलेटेड, किसी तरीके से उनसे रिलेटेड। इनॉक्यूअस मतलब होता है हार्मलेस। और एफ्लिक्शन मतलब होता है ट्रबल, मिजरी, सफरिंग। सो वॉसिफेरस के स्पेलिंग जो होते हैं VOCIFEROUS, ये होते हैं स्पेलिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द कलेक्टिव डैश ऑफ इंडियन इकोनॉमिक कमेंटेटर्स, यानी कि कलेक्टिव व्यू, कलेक्टिव ओपिनियन, नजरिया होगा, ओके। सो इंडियन इकोनॉमिक्स की जानकारी रखते हैं उनका, सीकिंग टू डिकोड द फॉल आउट फ्रॉम रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जो कि अभी तक इस चीज़ को डिकोड करने में लगे हैं कि इंडिया ने कितना नुकसान झेला है रशिया यूक्रेन वॉर से, हैज़ प्रेडिक्टेबली कन्वर्ज्ड ऑन द ब्रेंट ऑयल इंडेक्स एज। तो अब इन्होंने क्या प्रेडिक्ट करा है कि जो ब्रेंट ऑयल इंडेक्स है उससे हम किस तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हाइटन्ड एनर्जी प्राइसेस, यानी कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं यहाँ पे भी, एंड अ फ्यूचर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बिकम रियलिटी। और इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है, आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये होता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उसकी वजह से कंज्यूमर प्राइस, गुड्स के प्राइसेस हाई हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से हाई डिमांड होगी वेज की, लोग ज़्यादा तनख्वाह चाहेंगे, ज़्यादा तनख्वाह के वजह से कंपनी को लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, उसकी वजह से फिर महंगाई हो जाएगी। ये होता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, ठीक है। यानी कि एक चीज से बढ़ने से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और फिर घूम फिर के फिर वही चीज बढ़ जाएगी पहली वाली, ठीक है। तो ये होता बहुत रियलिटी दिख रही है। लास्ट टाइम अमेरिका के केस में 1970s में ये देखा गया था, ठीक है, जब वहाँ पे इस तरीके का इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हुआ था, जिससे किसी चीज़ के प्राइस बढ़ने से लोगों ने तनख्वाहें ज़्यादा डिमांड करी, उसकी वजह से फ्यूल प्राइस, जो ये हमारा ऑयल प्राइसेस है, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए 1970s के दौरान, ठीक है। तो ये हकीकत इंडिया के लिए भी बनता हकीकत दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन दिल्ली हैज़ अनदर इंडेक्स इन इट्स साइट, लेकिन
दिल्ली की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको भी किसी और बात की चिंता है, उनकी नज़र किसी और चीज़ पे है। वो क्या चीज़ है? द विक्स और वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब विक्स या फिर वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है? ये स्टॉक मार्केट में जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है उसका मेजर है। यानी कि अगर तो हमारा विक्स ऊपर जाएगा तो हमारे वॉलेटिलिटी भी ऊपर जाएगी, अगर हमारा विक्स नीचे जाएगा तो वॉलेटिलिटी भी नीचे जाएगी। ठीक है, यानी कि अस्थिरता जो मार्केट में बनी हुई है उसकी तरफ इशारा करता है, और अभी दिल्ली गवर्नमेंट की नज़र अस्थिरता के ऊपर है। ठीक है, market uncertainty caused by the conflict has prompted the government to rethink the launch schedule for the initial public offering of Public Sector Life Insurance Corporation LIC, India's largest life insurer by market share। बोल रहे हैं अब ये जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है इसकी वजह से इसने सरकार को बाधित कर दिया कि वो दोबारा सोचें कि जो वो LIC की पब्लिक ऑफरिंग करने वाले थे ना, उनके शेयर्स को पब्लिक ऑफर करने वाले थे ना, उसके लॉन्च को उन्होंने डिले कर दिया, रोक दिया। ठीक है, और LIC क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरर है। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉलिसीज है लोगों की, तो इनको मार्केट शेयर के अनुसार सबसे बड़ा है ये इंश्योरर, और इसकी पब्लिक ऑफरिंग करनी थी जिनके लॉन्च में अभी डिले हो रहा है। गवर्नमेंट को दोबारा सोचना पड़ रहा है उसके लॉन्च के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है, अ डिले इन दिस IPO द रेगुलेटर्स अप्रूवल इज वैलिड ओनली टिल मिड में। अब इसके जब इसकी पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अगर डिले होता है तो जो IRDA है, जो इसका रेगुलेटर है, सभी इंश्योरेंस कंपनीज का जो रेगुलेटर है, उसने इसकी ऑफरिंग करने की जो अनुमति दी है वो केवल मई मिड तक की दी है। ठीक है, अब वो लिमिट भी खत्म हो जाएगी। तो अब ये सरकार के लिए एक चिंताजनक बात है, क्योंकि उन्होंने जो भी फाइनेंशियल इसके ऊपर लेन देन का हिसाब बनाया था कि अच्छा हम LIC की पब्लिक ऑफरिंग करेंगे तो हमारे पास सपोज करो 500 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ठीक है, इन 500 करोड़ से हम ये चीज़ें कर लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये बना लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है, अब वो सारी मैथ जो है गड़बड़ आ गई है। ऑलराइट, देयर आर डैश होप्स राइडिंग डैश द IPO, देयर आर लेस होप्स, हाई होप्स। किस तरीके की होप्स है? ठीक है, राइडिंग द IPO, राइडिंग ऑन द IPO, क्योंकि हम यहाँ पे IPO के निर्भरता पे बात कर रहे हैं कि IPO से मिली जुली या IPO से हमें इतनी होप्स थी, या फिर उनसे संबंध रखती हुई हमें इतनी होप्स थी। ठीक है, तो राइडिंग ऑन दी होप्स अ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू बोनांजा फॉर द सेंटर। और ये क्या था? ये बहुत ही बड़े स्तर का रेवेन्यू बोनांजा था, यानी कि यहाँ से बहुत बड़े स्तर का रेवेन्यू आना था, सेंटर को इस चीज़ की उम्मीद थी। अ सब्सटैंशियल रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट, जिसकी वजह से हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें कमी हो सकती थी। अ ट्रायम्फ अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन ड्रैगिंग LIC टू मार्केट। और आपको पता है LIC को अब ऑफर करने के लिए फिर उनका कितना निंदा की गई थी, कितना उनका विरोध किया गया था, फिर भी उनने इसको पब्लिक ऑफरिंग में ले आए। ठीक है, तो वो एक तरह से उनकी विक्ट्री थी। एंड अबव ऑल कीपिंग द फ्लेम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बर्निंग। और अगर LIC की ऑफरिंग इस साल में हो जाती है सही सलामत, तो जो मोदी मतलब BJP गवर्नमेंट का प्लान है कि वो सभी पब्लिक सेक्टर से अपना हाथ खींच लेंगे और प्राइवेट कर देंगे, तो उस चीज़ की तरफ, उस चीज़ की जो आग है, उस चीज़ की जो प्रोसेस है, उसको वो प्रज्वलित रखना चाहते हैं। ठीक है, और LIC की ऑफरिंग से वो चीज़ प्रज्वलित रहेगी। राइट, द सेंटर्स रिपीटेड डैश इन मीटिंग एम्बिशियस एसेट ऑफलोडिंग टारगेट्स। अब सेंटर के जो रिपीटेड प्रयास हैं या एफर्ट्स हैं, ठीक है, जो कि किस बात के लिए हैं कि वो अपना एसेट ऑफलोडिंग टारगेट्स को पूरा कर सकें, हैड सोड सिनिसिज्म एंड डिस्पेयर। इससे जनता में बहुत ज़्यादा क्या बोलते डिसबिलीव है और निराशा है। ठीक है, अब जनता को विश्वास नहीं है। अब देखो, आधी से ज़्यादा हिंदुस्तान की जनता सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रही है, LIC में चाहे और रेलवे में चाहे किसी भी सेक्टर में। अगर सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगी तो सरकारी नौकरियां बचेंगी ही नहीं। राइट, अभी तक थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएशन था, सरकारी नौकरी जिनके पास है उनके पास स्टेबिलिटी है थोड़ी। ठीक है, उनको नौकरी से निकाला है। अब प्राइवेट हो जाएगी सारी चीज़ें तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करेंगी, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे ही अब आपको
आपको पता है कि जैसे ही दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, चाहे आईटी हो, चाहे मोटर मैकेनिक्स वाली कंपनी, मतलब व्हीकल कंपनीज हो, जो भी कंपनीज हो, वो सब थोड़ी छटनी करना स्टार्ट कर देती हैं, राइट। तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा तो नहीं होता, मार्केट में जितनी मर्जी अस्थिरता हो, आपको आपकी मंथली सैलरी मिलती है। अब अगर गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं रहेंगी तो बच्चे किस तरफ जाएंगे? सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जॉब सिक्योरिटी और ये सब चीजें तो रह नहीं जाएंगी, राइट। अ स्मूथ LIC सेल वुड हैव हेल्प्ड ally सम ऑफ दैट। अब जो अगर LIC की सेल स्मूथली हो जाती तो इससे इन सब चीज़ों के ऊपर जो गवर्नमेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाई दिए, इन सब चीज़ों को कम किया जा सकता था। यानी कि वो LIC की स्मूथ सेल जो है इन सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कम कर देती। whatever the final outcome, certainty dash the IPO holds out two big lessons। अब फाइनल आउटकम तो चाहे जो कुछ भी आए, अनसर्टेनिटी जो है इस IPO में, उससे हमें दो बहुत बड़े लेसन सीखने को मिले। अब पहला है अ कलेक्टिव डैश ऑफ इंडियन इकोनॉमिक कमेंटेटर्स। कलेक्टिव एम्फसाइज मतलब जोर देना, हाईलाइट करना। तो हाईलाइट तो नहीं किया कमेंटेटर्स ने कि डिकोड करना चाह रहे हैं, वो डिकोड करने के वो प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स जो हैं उनके, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, नेचुरल, इंटरनल। गेज मतलब स्टेयर, लुक या ऑब्जर्वेशन। तो ये जो कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन है इकोनॉमिक कमेंटेटर्स की, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर का हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो प्रभाव है उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ऑप्शन सी, गेज इज करेक्ट। देयर आर डैश होप्स। अब कैसी होप्स है? हाई होप्स है। तो हाई क्या होता है? फ्लॉड मतलब गलत, फॉल्टी, इम्परफेक्ट। मार्क्ड मतलब नोटवर्दी, गौर करने लायक। रिनाउंड मतलब बड़ा ही फेमस, प्रख्यात। मेरियड मतलब काउंटलेस मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि हाई होप्स है मतलब काउंटलेस होप्स हैं, ठीक है। देयर आर मेरियड होप्स राइडिंग ऑन क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है राइड ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, ठीक है। अब ये किसके ऊपर निर्भर करता है? IPO के ऊपर हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा होप्स थी IPO से, राइट। द सेंटर्स रिपीटेड एफर्ट, रिपीटेड मिस्टेक्स, रिपीटेड क्या चीज आएगी देखते हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब डिस्प्यूट, रिपीटेड डिस्प्यूट हुआ उनको अपने ऑफलोडिंग टारगेट्स को मीट करने में। तो डिस्प्यूट तो नहीं हुआ। लैप्सेस मतलब फेलियर, मिस्टेक्स। तो जो सेंटर की रिपीटेड मिस्टेक्स हैं, रिपीटेड फेलियर्स हैं अपने ऑफलोडिंग टारगेट्स को मीट करने में, उनकी वजह से क्या हो रहा है? डिसबिलीफ हो रहा है जनता के बीच में और निराशा हो रही है। एक्यूज मतलब आरोप लगाना। अपहोल्ड मतलब बरकरार रखना, जैसे बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट हैज अपहोल्ड द डिसीजन, यानी कि उन्होंने बरकरार रखा है वो डिसीजन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी, लैप्सेस इज करेक्ट। स्मूथ LIC sale would have helped ally some of that. Whatever the final outcome, uncertainty dash the IPO holds। Uncertainty किसके ऊपर? IPO के ऊपर जो अनसर्टेनिटी है उससे दो बड़े लेसन हमें मिले हैं, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी ओवर मीन्स कंसर्निंग, रिगार्डिंग। तो जो अनसर्टेनिटीज हैं IPO के रिगार्डिंग, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The recently concluded T20 series between India and South Africa fits into this template. This template यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। Even if the climax under whimsical Bangalore skies ensured a stalemate at 2-2। बोल रहे हैं जब रिसेंटली इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में T20 सीरीज हुई है, ये इसी टैम्पलेट का, इसी जो एक नज़रिया बन चुका है, ओपिनियन बन चुका है, या एक जो पैटर्न बन चुका है उसका पार्ट है। हालांकि जो क्लाइमेक्स हुआ यानी कि जो इसका निष्कर्ष निकला बेंगलुरु की विम्सिकल स्काइज के अंदर, यानी कि प्लेफुल, यानी कि कभी बारिश हो रही थी, कभी सूखा रह रहा था, तो वो बड़ा ही खेल रहे थे। बेंगलोर की स्काइज भी उनके साथ में खेल रही थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मैच की सीरीज थी ये 2-2 की बराबरी पे खत्म हुई, ठीक है।
bilateral 2020 internationals T20s are often deemed an afterthought added as an appendage to test एंड ODIs. बोल रहे हैं बायलेटरल T20 इंटरनेशनल जब होते हैं तो वो ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि एक पीछे से ज़बरदस्ती जोड़ने वाला पार्ट हो गया. टेस्ट सीरीज खेलनी है और ODIs खेलने हैं, उनके बीच में हमने बायलेटरल T20 भी डाल दिया थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए या फिर लोगों को एंगेज करने के लिए. ठीक है, तो अब जो बायलेटरल T20s होते हैं उनको इस तरीके से देखा जाता है. ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे T20s इंटरनेशनल T20s अगर द्विपक्षीय हों तो वो उनका क्या नज़रिया है लोगों के मन में, उसके बारे में बात की जा रही है. The hype and the arc lights are reserved for glamorous domestic T20 championships like the Indian Premier League और Big Bash. बोल रहे हैं जो बड़ी चकाचौंध है, जो बड़ा लोगों में रोचकता बनी हुई है, वो ज़्यादा ग्लैमरस जो T20 चैम्पियनशिप्स हैं जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग या फिर बिग बैश, इनके लिए बचाई गई हैं. यानी कि वो सब जो लोगों का ध्यान है वो इनके ऊपर रहता है. But since this is a year that features the ICC T20 World Cup later in Australia, teams need matches under their belt as part of build-up. लेकिन क्योंकि ये जो साल है, इस साल में ICC T20 वर्ल्ड कप होना है ऑस्ट्रेलिया में, तो टीम्स को अपने बेल्ट के अंदर यानी कि अपने प्रयास में जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा T20 मैचेस खेलने होंगे. ठीक है, ताकि वो एक बिल्डअप बना सके यानी कि अपने आप को फॉर्म में ला सके. अब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको पता है आपने 5 दिन टिक के खेलना है. तो टेस्ट के क्रिकेट में आपको क्या खेलना है, 5 दिन आपको टिकना है. ठीक है, वो 5 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर, मतलब आपको ज़्यादा टाइम क्रीज पे रहना है. लेकिन जब बात आती है T20 की, उसमें होता है कि सिर्फ 20 ओवर्स हैं, तो मारो जितना हो सकता है मारो. ठीक है, टिकने टुकने का कोई बात नहीं, स्कोर ज़्यादा होना चाहिए. ये होता है उसमें मेंटालिटी. वही बात है ODI की, तो ODI में कितने ओवर्स होते हैं उसके हिसाब से कि हमें एक दिन में खेल पूरा करना है, तो हमारे पास ओवर्स अगर ज़्यादा है, प्लेयर्स अगर ठीक ठाक बचे हुए हैं तो हम कवर कर सकते हैं. राइट, तो ये अलग अलग मैच के लिए अलग अलग मेंटालिटी होती है. अगर और दूसरी चीज़, अगर हम सारा, आपको पता है IPL कितने लंबे चलते हैं. IPLs में क्या होता है, हम दूसरी टीम्स के प्लेयर्स के साथ में मिलके खेल रहे होते हैं. जैसे एक टीम में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी हैं, न्यूजीलैंड के भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं, अलग अलग जगहों के हैं. राइट, तो हमें अपनी टीम के साथ में T20 खेल के उनका माइंडसेट, उनकी फॉर्म एनालाइज करने का और स्ट्रैटेजीज बनाने का टाइम नहीं मिल पाता. तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितने ज़्यादा हो सके T20 खेलें T20 वर्ल्ड कप से पहले एज अ प्रैक्टिस. राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें मिल गया. सेकंड स्टेटमेंट हमारा बन रहा है कि जो ज़्यादा चकाचौंध है वो T20 चैंपियनशिप्स, डोमेस्टिक T20 चैंपियनशिप्स के लिए रखी गई है. ठीक है, ये हो गया सेकंड. थर्ड हमारा स्टेटमेंट होता है कि लेकिन क्या है, इस साल में T20 है. अब ज़्यादा चकाचौंध तो T20 डोमेस्टिक T20 चैंपियनशिप्स के लिए रखी गई है, लेकिन इस साल में T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए टीम्स को ज़्यादा मैचेस एक साथ मिलकर खेलने चाहिए. ठीक है, थर्ड. और जो रिसेंटली कंक्लूडेड टेस्ट सीरीज है ये इसी टैम्पलेट का, यानी कि जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ICC, उसी के लिए ये एक तरीके से प्रैक्टिस थी. ठीक है. 4 QRSP ये बन रहा है हमारा अरेंजमेंट. ठीक है, QRSP ऑप्शन ए में आ रहा है. QRSP ऑप्शन ए इज करेक्ट. Not being allowed to raise prices has made oil companies hesitant to sell fuel at a loss in domestic market. बोल रहे हैं कि उनको प्राइजेस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से फ्यूल कंपनीज जो हैं उनको मजबूर होना पड़ रहा है. और अब वो हिचक भी रहे हैं कि अब हम लॉस पे नहीं देना चाहते, डोमेस्टिक प्राइस में, डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल हम लॉस पे नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से कुछ शहरों में, कुछ स्टेट्स में कमी हो गई है. Since April 6, retail prices of petrol and diesel haven't gone up. 6 अप्रैल के बाद से रिटेल प्राइजेस जो है पेट्रोल और डीजल के वो बढ़ाए नहीं गए हैं. ड्यूरिंग दीज नियरली 3 months, Brent crude prices have risen by about
$15 per barrel and the rupee weakened from 75.9 to 78.92 डॉलर बोल रहे हैं। और इन 3 महीनों के दौरान क्या हुआ है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कि रशिया से इंपोर्टेड जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइजेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं $15 प्रति बैरल। और इंडिया का जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले उसमें भी गिरावट आई है। 75.9 था पहले, अब 78.9 हो चुका है, इक्विवेलेंट टू $1। ठीक है। रादर दे have been slashed once on May 2022 following excise duty cuts by center। लेकिन बढ़ाए नहीं गए, लेकिन कम किए गए हैं एक बार मई 2022 में। जब क्यों किए गए थे? क्योंकि सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी कट करी थी, मतलब सेंटर ने उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम करी थी जिससे कंपनियों ने प्राइजेस में कमी करी थी। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो सिंस 6 अप्रैल है, क्यू के बाद में हमारा एस स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो क्यू के बाद में एस आएगा। अब ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट भी हो जाता है क्योंकि 6 अप्रैल के बाद से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए हैं, रादर वो कम ही किए गए हैं मई 2022 में। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इस दौरान में 3 बार इन 3 महीनों के दौरान में ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट, एस हमारा हो गया सेकंड, ठीक है, थर्ड हमारा हो गया आर, और फोर्थ हो गया कि कंपनीज को क्योंकि अलाउ नहीं किया जा रहा प्राइजेस बढ़ाने के लिए, तो अब वो भी हेजिटेट कर रही हैं, वो भी झिझक रही हैं, वो भी मना कर रही हैं कि हमने डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल नहीं देना इतने कम दामों पर क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। तो इस वजह से कुछ स्टेट्स में शॉर्टेज हो चुकी है। ठीक है, यानी कि ये है घटना, क्या घटना हुई है। ठीक है, ये है उसका कॉज, ये है कंक्लूजन कि हमने किस कंक्लूजन पे पहुंचे और उस कंक्लूजन पे पहुंचने का रीजन ये रहा। राइट, तो QSRP ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, QSPR QSRP, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।